हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट IQ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान का अध्ययन करेंगे। संविधान में हम लोग आज मूल अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने मूल अधिकार का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि मूल अधिकारों की संख्या कुल 6 है। 6 मूल अधिकारों में जो पहला मूल अधिकार था, जिसे समानता के अधिकार के नाम से जाना जाता है, और वह जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के मध्य उसको रखा गया है, हमने उसका अध्ययन किया था। तो आज हम लोग जो मूल अधिकार का दूसरा मूल अधिकार है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और यह जो है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 के मध्य इसको रखा गया है। तो ये कुछ अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों की विशेषताओं के साथ साथ हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न कैसे बनते हैं। आइए एक एक अनुच्छेद का हम व्याख्या करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, भाग 3 को मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है, फंडामेंटल राइट या मैग्ना कार्टा के भी नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, तो भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मूल अधिकार का जो दूसरा मूल अधिकार है, मूल अधिकार के अंतर्गत जो दूसरा अधिकार है, जिसे स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से जाना जाता है, और यह जो है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 के मध्य इसको रखा गया है। और हम लोग आज 19 से लेकर के 22 के अंतर्गत जो जितने भी अनुच्छेद हैं उसको अध्ययन करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 19 में कहा कि सभी नागरिकों को 6 प्रकार की अधिकार की गारंटी दिया गया है। यहाँ पर 6 प्रकार के अधिकार की गारंटी दिया गया है। लेकिन जब हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में कुल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल 7 प्रकार के अधिकारों की गारंटी दिया गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति के अर्जन का अधिकार था, जिसे अनुच्छेद 19 का 1 का F में रखा गया था, जिसे संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा से हटाया गया था। आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, पहले आप ये देखिए कि अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 का क्लाज फर्स्ट का A, इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा है सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा है यानी C, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और D है संचरण करने की स्वतंत्रता। संचरण करने का मतलब है कि कहीं भी जाने की स्वतंत्रता। उसके बाद E है निवास की स्वतंत्रता, कहीं भी आप निवास कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। उसके बाद F का देखिए अनुच्छेद 19 का 1 का F, संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता। और उसके बाद G है व्यापार करने की स्वतंत्रता। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो कुल यहाँ पर 7 प्रकार के अधिकारों का यहाँ पर लिखा गया है। और जब हमारा मूल संविधान था उसमें भी 7 प्रकार के, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा किया गया है। लेकिन हम इसको भी समझते हैं। देखिए, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान के अंतर्गत कुल 6 प्रकार की मूल संविधान के अंतर्गत कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं। देखिए, पहला था समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। उसके बाद 6वां था संपत्ति का अधिकार। और उसके बाद 7वां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है समानता का अधिकार को जो है 14 से लेकर के 18 के मध्य रखा गया है। स्वतंत्रता के अधिकार को 19 से 22 के मध्य रखा गया। और शोषण के विरुद्ध अधिकार को 23-24 में रखा गया। और धार्मिक स्वतंत्रता को जो है 25 से लेकर 28 के मध्य रखा गया। और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार को 29-30 में रखा गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है अनुच्छेद 32 में रखा गया है। तो भाग 3 के अंतर्गत कुल जो मूल संविधान था उसमें जो है 7 प्रकार के अधिकार की चर्चा किया गया है, जिसमें से 6ठा अधिकार था, जिसे संपत्ति के अधिकार के नाम से जाना जाता है। इसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको जो है भाग 3 की श्रेणी से हटाया जाता है। उसी दौरान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थे, जिसमें ये संपत्ति के अर्जन का स्वतंत्रता थी, इसको भी जो है 44वें संविधान संशोधन के समय इसको भी हटाया जाता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये बनता है कि भाग 3 के अंतर्गत हटाया गया था कि यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हटाया गया था। यहाँ पर दोनों
यहाँ पर दोनों अनुच्छेदों को जो है मतलब संपत्ति के अधिकार को जो है जिसमें अनुच्छेद 31 को रखा गया था और इसको संपत्ति अर्जन का अधिकार, संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता, इन दोनों को जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता को हटा देते हैं तो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमारे संविधान में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। इसको समझ गए, फिर हम लोग आइए इसको समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 19 का 1, इसमें कहा गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता या अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और यह जो है इसके अंतर्गत काफ़ी इसका व्यापक रूप, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, जो मीडिया है, ये सब जो है अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत ही आते हैं। पहले है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी आप सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, ये आपको अधिकार है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप संगठन भी बना सकते हैं। संगठन बनाने का मतलब आप कोई ट्रस्ट बना सकते हैं, कोई कंपनी बना सकते हैं, कोई ग्रुप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो संगठन बनाने की जो बात होती है, ये सी में रखा गया है। अनुच्छेद 19 का क्लास सी में जो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। उसके बाद डी देखिए, अनुच्छेद 19 का 1 का क्लास डी, इसमें जो है संचरण की स्वतंत्रता है। संचरण की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको वीज़ा देने की या कहीं प्रमाण दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं भी पूरे देश में जो है आप जो है जा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद निवास की स्वतंत्रता है, आप पूरे भारत में कहीं भी जो है निवास कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया कि कहीं भी इंडिया में आप मान लीजिए आप यूपी के हैं तो आप कर्नाटक में जा सकते हैं, असम में जा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, कहीं भी जा सकते हैं। पहले जो है जम्मू कश्मीर में कुछ मतलब रोक था, लेकिन अब जो है वहाँ पर भी ख़त्म हो गया, तो आप जम्मू कश्मीर भी निवास कर सकते हैं, इसकी भी प्रावधान किया गया। उसके बाद देखिए जी, व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता इसमें भी बताया गया कि आप कहीं भी किसी भी राज्य में जो है व्यापार कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। जो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 प्रकार के अधिकारों की गारंटी दिया गया है, इनकी गारंटी वहीं तक है जहाँ तक इनकी सीमाएं हैं। इसी को जो है युक्ति युक्त निर्बंधन कहा जाता है। युक्ति युक्त निर्बंधन का मतलब ये है कि आपकी भी जो स्वतंत्रताएं हैं उसकी कुछ सीमाएं को निर्धारित किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। तो युक्ति युक्त निर्बंधन में देखिए 19(1) अनुच्छेद 19 का 2 से लेकर के अनुच्छेद 6 तक, अनुच्छेद 19 का 2, 3, 4, 5, 6, यानी अनुच्छेद 19 का 2, अनुच्छेद 19 का 3, अनुच्छेद 19 का 4, अनुच्छेद 19 का 5 और अनुच्छेद 19 का 6। तो इस प्रकार यहाँ पर जो युक्ति निर्बंधन है, यानी जो आपकी स्वतंत्रताएं हैं उसकी सीमाओं को निर्धारित किया गया है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जो जैसे मान लीजिए वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, तो आप किसी को जो है गाली नहीं दे सकते हैं, इन सब के बारे में जो बताया गया है युक्ति युक्त निर्बंधन के बारे में बताया गया है। जिसमें देखिए जो निर्बंधन है सदाचार एवं शिष्टाचार, आप सही से बोलिए, सही से रहिए, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद मानहानि, अगर आप किसी को जो है गाली देते हैं तो आपको जो ऊपर जो है मानहानि का मुकदमा कर सकता है, इसके बारे में दिया गया है। अपराध उद्दीपन, अपराध उद्दीपन का मतलब ये है कि आप किसी को भड़काऊ भाषण नहीं देंगे कि कोई भड़क मतलब कि उग्र हो जाए और अपराध कर बैठे, इसके बारे में बताया गया है। न्यायालय की अवमानना, आप जो है न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते हैं, न्यायालय के निर्णयों को आपको मानना ही पड़ेगा, इसके बारे में बताया गया है। राज्य की सुरक्षा के बारे में बताया गया है कि आप जो है राज्य की सुरक्षा को जो है भंग नहीं करेंगे, राज्य के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसको आपको पालन करना ही पड़ेगा। अगर वो आप उस कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपको जो है सजा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद भारत की संप्रभुता और अखंडता, आप जो भी बोलेंगे, जो भी अपना विचार देंगे, आपके विचार में जो है भारत की संप्रभुता और अखंडता जो है बाधित नहीं होनी चाहिए। मतलब भारत जो अगर आप कुछ ऐसा बोलते हैं जो भारत देश के विरोध में है तो आपके ऊपर जो है
सज़ा का प्रावधान हो सकता है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। विदेशी राज्यों के साथ जो भी मैत्रीपूर्ण संबंध है, आपके जो बयान देते हैं, आप जो कुछ करते हैं, तो वो संबंध खराब ना हो पाए, आप ऐसा कुछ व्यवहार करेंगे। उसके बाद लोक व्यवस्था है। देखिए लोक व्यवस्था का मतलब ये है कि जैसे कि आपने कहीं संगठन या सभा किए, उसके बाद सभा कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ की व्यवस्थाएं जो है अव्यवस्थित हो गई, तो आपको जो है कुछ भी करना है तो इन युक्तियुक्त निर्बंधनों यानी जो भी सीमाएं हैं स्वतंत्रता की, उसको ध्यान में रखते हुए करना है आपको। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है वाक के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद सभा करेंगे, उसके बाद संगठन बनाएंगे, उसके बाद संचरण करेंगे कि आप भारत में कहीं भी जा सकते हैं, उसके बाद जब कहीं भी घूम टहलेंगे तो आपको जो है निवास कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर व्यापार करने की स्वतंत्रता है, आप भारत में कहीं भी जाकर निवास कर सकते हैं और वहाँ पर अपना व्यापार कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो अभी हमने देखिए अनुच्छेद 19 के बारे में समझा और अनुच्छेद 19 से संबंधित जो युक्तियुक्त निर्बंधन है यानी जो स्वतंत्रताओं की सीमाओं को निर्धारित किया गया उसके बारे में समझने का प्रयास किया। तो अब हम लोग देखिए अनुच्छेद 20 के बारे में अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 20 में देखिए अपराध के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण, इसके बारे में बताया गया है। जो इसको हम समझते हैं, देखिए अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण, मतलब जो अपराधी होते हैं उनको किस प्रकार से अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, इसके बारे में बताया गया है। तो अपराधियों के भी कुछ अधिकार होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत देखिए अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 3 प्रकार के अनुच्छेद आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 20 का 1, अनुच्छेद 20 का 2, अनुच्छेद 20 का 3। जिसमें अनुच्छेद 20 का 1 जो है कहता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक जो है वह उस समय के कानून का उल्लंघन न किया हो। तो अनुच्छेद 20 देखिए, अनुच्छेद 20 का ए, जिसमें कहा गया कि अपराध के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण, इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखिए अपराध, अभियुक्त और अपराधी क्या होते हैं, इसको समझिए। पहले अभियुक्त होता है एक होता है अपराधी। अभियुक्त का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और पुलिस ने अपना रिमांड पे लिया, रिमांड लेने के बाद पूछताछ करेगी, पूछताछ के बाद उसको जो है चार्जशीट तैयार करेगी, चार्जशीट तैयार करने के बाद उसको जो है न्यायालय में ले जाएगी। न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय होगा, अगर मान लीजिए वो दोषी पाया जाता है तो अपराधी है, अगर दोषी पाया जाता है तो अपराधी है, लेकिन रिमांड से लेने से लेकर के न्यायालय तक की जो प्रक्रिया होती है, जब तक उसका निर्णय नहीं आया है तब तक वह जो अभियुक्त होता है। जब वह जो है सज़ा पा जाएगा तो वो अपराधी है। अगर वो सज़ा नहीं पाया है, जब तक वो चल रहा है प्रक्रिया न्यायालय के द्वारा, तब तक वो अभियुक्त माना जाता है। तो ये अंतर है अपराधी और अभियुक्त में। तो अनुच्छेद 20 का 1 क्या कहता है, इसको देखिए। कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक जो है वह उस समय के कानून का उल्लंघन न किया हो। इसको देखिए, किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक वह उस समय के कानून का उल्लंघन न किया हो। तो अनुच्छेद 20 जो है देखिए, एक शब्द है उस समय के कानून। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत पहले अपराध किया है, जिसमें जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, सपोज करिए किसी व्यक्ति ने 2010 में कोई अपराध किया है और उस समय अपराध की जो सज़ा थी 4 वर्ष थी, और वर्तमान में जो है 2021 में वह सज़ा का प्रावधान बढ़ के जो है 10 वर्ष हो गया है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2010 में अपराध किया है और उसका निर्णय जो है 2021 में आता है, तो जब निर्णय आएगा तो वह जो है 4 वर्ष की ही सज़ा पाएगा।
क्योंकि उसने अपराध जो है 2010 में किया है और उस समय जो है अपराध का जो प्रावधान था जिसमें 4 वर्ष की सज़ा का प्रावधान था, तो वह 4 वर्ष ही सज़ा पाएगा, वह जो है 10 वर्ष की सज़ा नहीं पाएगा। तो यह जो है इसीलिए कहा गया है कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक जो है वह उस समय के कानून का उल्लंघन न किया हो। तो ये है इसका अंतर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद देखिए अनुच्छेद 20 का 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 का 2 कहता है कि दोहरे दंड के संरक्षण के बारे में, दोहरे दंड से संरक्षण। मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति को जो है एक ही अपराध के लिए जो है बार बार जो है सज़ा नहीं दी जा सकती है। 2 बार 3 बार जो भी सज़ा है उसको नहीं दी जा सकती है। कोई व्यक्ति के जो अपराध एक बार किया है तो उसे एक ही बार दंड देने की प्रावधान किया गया, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 20 का 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 का 3 जो है यह जो है कहता है कि स्वयं कोई अपने विरुद्ध जो है गवाही नहीं दे सकता है। ये देखिए गवाही की मनाही है। देखिए स्वयं के विरुद्ध गवाही, यह जो है स्वयं के विरुद्ध कोई जो है गवाही नहीं दे सकता है। मतलब कि जब किसी व्यक्ति को जब रिमांड में लिया जाएगा, पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान अगर पुलिस जो है 3rd डिग्री का यूज करती है या उसे डरवाती धमकाती है, उसके बाद उसको जो है जो अपराध किया है, मान लीजिए अपराध नहीं किया है, तो अगर उसे कबूल करवा लेती है तो पुलिस कस्टडी में जो उसने अपराध को कबूल किया है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है जब तक वह जो है कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद यानी न्यायालय में जब जाएगा, न्यायालय में अगर उसने उस अपराध को कबूल कर लिया है तब उसे जो है दोषी माना जाता है। लेकिन तब तक जो है अगर पुलिस कस्टडी में वह जो है अपने विरुद्ध जो भी गवाहियाँ देता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि जब वह कोर्ट में जाएगा, कोर्ट के सुनवाई के दौरान जो भी गवाहियाँ होंगी और जो भी साक्ष्य दिए जाएंगे वो साक्ष्य मायने रखते हैं, और पुलिस कस्टडी के दौरान जो भी गवाहियाँ दी जाती हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये था अनुच्छेद 20 का 1, अनुच्छेद 20 का 2, अनुच्छेद 20 का 3। इसको फिर समझते हैं। अनुच्छेद 20 का 1 कहता है किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक जो है वह उस समय के कानून का उल्लंघन न किया हो। वहीं पर अनुच्छेद 20 का 2 कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब किसी भी व्यक्ति को बार बार जो है दंडित नहीं किया जाएगा एक ही अपराध के लिए। उसके बाद अनुच्छेद 20 का 3 कहता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही, कोई भी व्यक्ति जो है अपने विरुद्ध जो है गवाही नहीं दे सकता, इसके बारे में बताया गया है। तो ये था अनुच्छेद 20। उसके बाद हम लोग देखिए अनुच्छेद 21 के बारे में अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह जो है जीवन जीने के अधिकार के बारे में है और यह जो है बहुत व्यापक अनुच्छेद है। इसको हम लोग समझते हैं। इसका जो है समय समय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों द्वारा इसका विस्तार होता चला गया है और वर्तमान में यह जो है बहुत विस्तृत हो चुका है। तो इसको देखिए, इसमें कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें कहा गया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसे यानी जीवन जीने के अधिकार के भी नाम से जाना जाता है। और यह इसमें जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं, निर्णयों के द्वारा जो है इस अनुच्छेद का काफ़ी विस्तार हो चुका है, जिसमें जो है जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार, कई प्रकार के अधिकार इसमें जुड़ते चले गए हैं और भविष्य में कई प्रकार के अधिकार इसमें जुड़ेंगे भी। तो यह जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में है। तो इसमें प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 21 क्या है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पर पूछेगा कि सूचना का अधिकार क्या है, सूचना का अधिकार किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। और पूछेगा कि सोने का अधिकार, मतलब सोना मतलब स्लीपिंग, सोने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। फिर पूछेगा कि पर्यावरण संरक्षण का अधिकार किससे संबंधित है, तो वो भी जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। या जीवन जीने का अधिकार, साफ पानी पीने का अधिकार या साफ वायु वातावरण में रहने का अधिकार, ये सब जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं और यह जो है समय समय पर इसका विस्तार होता रहता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का जो है शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। इसको समझिए पहले। अनुच्छेद 21 का क्या है,
देखिए अनुच्छेद 21 का क जो है इसको जो है 86वां संविधान संशोधन 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। मतलब संशोधनों के माध्यम से 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया था। और इसमें जो प्रावधान किया गया है, देखिए इसमें जो है 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। 6 वर्ष से 14 के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 जो है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के अधिकार के बारे में प्रावधान करता है। और वर्तमान में जो है आरटी जो एक्ट है, आरटी राइट टू एजुकेशन, जो जिसे 2009 के नाम से जाना जाता है, इसी से संबंधित है। तो पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21 क्या है, 21 का क्या है, तो अनुच्छेद 21 का जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। और पूछता है ये कि कब जोड़ा गया था, तो 2002 में जोड़ा गया है। किस संशोधन से? 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, जब भी आपको गिरफ्तार किया जा रहा है उस समय आपके क्या अधिकार होंगे, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत भी 3 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 22 का 1, अनुच्छेद 22 का 2, अनुच्छेद 22 का 3। इसमें अनुच्छेद 22 का 1 क्या कहता है, इसके बारे में देखिए। अनुच्छेद 22 का 1, अनुच्छेद 22 का 1 कहता है कि इसमें जो है कारण पूछने का अधिकार है। जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आएगी तो आप पूछ सकते हैं कि हमें किस परिप्रेक्ष्य में गिरफ्तार किया जा रहा है, और पुलिस का ये कर्तव्य बनता है कि वो बताए कि आपको जो है किस परिप्रेक्ष्य में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये जो है इसमें जो है कारण पूछने का अधिकार है, कारण पूछने का अधिकार। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कारण पूछने का अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 22 का 2, अनुच्छेद 22 का 2 कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है, जब भी रिमांड पर लिया जाएगा, तो रिमांड लेने के बाद उसके 24 घंटे के अंदर ही जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है उपस्थित करना है। तो जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसको, मजिस्ट्रेट माने मतलब ये कि न्यायालय के सामने जो है उसे उपस्थित करना होगा। तो 24 घंटे के अंदर जो है उस व्यक्ति को जो है, जिसे जो अभियुक्त है उसको जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। इसमें जो 24 घंटा जोड़ा गया है, ये जो है जो आने जाने का जो समय है, मतलब जब उसे ले जाया जा रहा है उस समय को घटा दिया जाता है। तो 24 घंटे का जो है 24 घंटे के अंदर जो है उसे मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना है, और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 22 के 2 में किया गया है। अनुच्छेद 22 का 3 क्या कहता है, देखिए। अनुच्छेद 22 का 3 कहता है कि कानूनी सलाह लेने का अधिकार, यह जो है कानूनी सलाह लेने का अधिकार। इसका मतलब यह है कि अगर जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे यह अधिकार है कि वह जो है किसी भी वकील के द्वारा जो है सलाह ले सकता है, या जो है सलाह लेने का उसे अधिकार है, या वकील करने का अधिकार है। तो ये जो है अनुच्छेद 22 के 3 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 22 का 1 क्या कहता है कि कारण पूछने का अधिकार, आपको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है इसके कारण पूछने का आपका अधिकार बनता है, आप कारण पूछ सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 22 का 2 क्या कहता है कि 24 घंटे के अंदर जो है जो अभियुक्त है उसको जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, इसके बारे में बताया गया है। और इसमें जो है 24 घंटे का जो समय है, इसमें जो है ले जाने का जो समय लगेगा उसको घटा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 22 का 3, अनुच्छेद 22 का 3 कहता है कि कानूनी सलाह लेने का अधिकार, अपने मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार के बारे में बताया गया कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वह जो है वकील के द्वारा जो है अपना पक्ष रख सकता है, वकील की सलाह लेगा, इसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार देखिए अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 के बारे में हमने समझा, जिसमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ थी, पहले जो है 7 प्रकार की स्वतंत्रताएँ थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 3 के अंतर्गत जो
संपत्ति के अधिकार था, उसी समय जो है संपत्ति अर्जन का अधिकार को भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हटा दिए गए थे। यानी अनुच्छेद भाग 3 के अंतर्गत और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दोनों को जो है एक ही साथ अनुच्छेद संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत देखिए, अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। यहाँ पर भी बताया गया है कि 3 प्रकार के अधिकार के बारे में बताया गया। किसी भी व्यक्ति को जो है तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक वह जो है उस समय के कानून का उल्लंघन न करे। उसके बाद इसमें बताया गया जो अनुच्छेद 20 का 2 है, उसमें जो है दोहरे दंड से संरक्षण के बारे में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो है एक ही अपराध के लिए जो है बार बार दंडित नहीं किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 20 का 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 का 3 कहता है कि स्वयं अपने विरुद्ध जो है कोई व्यक्ति जो है गवाही नहीं देगा। अगर गवाही भी देता है तो वह जो है जो न्यायालय के समक्ष जो गवाही देगा वो माना जाएगा। पुलिस कस्टडी में गवाही जो ली जाती है वो माना नहीं जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है कि यहाँ पर इसे जीवन जीने के अधिकार के भी नाम से जाना जाता है। इसमें जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग निर्णयों के आधार पर जो है इसमें जो है काफ़ी विस्तार हो गया, जिसमें जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, सूचना का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, इस प्रकार कई प्रकार के जो है अधिकार इसमें जुड़ गए हैं। तो ये जो है बहुत व्यापक अनुच्छेद है। उसके बाद अनुच्छेद 21 का क, जिससे शिक्षा के अधिकार के नाम से जाना जाता है, और 21 क को जो है 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जो है इससे जो है संविधान में जगह दिया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया, जिसमें 22 का 1 जो है कानूनी कारण पूछने का अधिकार है, और 22(2) जो है 24 घंटे के अंदर जो है जो व्यक्ति है उससे जो है जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना है, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 22 का 3 कहता है कि कानूनी सलाह लेने का अधिकार। जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वह जो है अपने वकील के द्वारा जो है कानूनी सलाह ले सकता है, उससे यह अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार हमने आज स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अध्ययन किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसे भी समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।